अब हम बात करते हैं स्टेप 3 पर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और मेरे ख्याल से इसी के लिए आप आए भी होगे। स्टेप 3 जो होता है वो 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ठीक है। यहां पर जब हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है स्टडी वेल। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो यूपीएससी के एस्पिरेंट को चाहिए होता है वो होता है नोट मेकिंग। वीडियो आप लोग में से कई लोगों ने देखा होगा, नोट मेकिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। मैं नोट टेकिंग का बड़ा विरोधी हूं, राइट, और मैंने नोट मेकिंग पे वीडियो बनाया था, हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स, ठीक है। सेकेंड होता है नोट मेकिंग। थर्ड स्टेप होता है आंसर राइटिंग। उत्तर लेखन। एंड द फोर्थ स्टेप इज नोन एज प्रैक्टिसिंग फॉर एग्जाम। राइट, these are the fourth step that is a very directly related to the students। ये सीधी ऐसा चीज है जो स्टूडेंट के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। ये 4 कदम हमारे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। स्टडी वेल मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि पढ़ना जो होगा वो क्या करेगा, आपके दिमाग में इनपुट डालने का काम करेगा। तो चलिए हम समझते हैं स्टडी वेल का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ी बात, स्टडी जो होती है वो क्लियर माइंडसेट के साथ की जाती है, ठीक है। स्टडी करने का पहला सिद्धांत ये होता है कि आपको अपनी किताबों के साथ हुक करना आना चाहिए, और उसका जो पहला नियम होता है, रूल नंबर 1, वो होता है जिज्ञासु बनना, क्यूरियस, जिज्ञासु बनना। राइट, मैं ये क्यों पढ़ने जा रहा हूं, इसको पढ़ने का पर्पस क्या है, इसको पढ़कर क्या हासिल होगा, गांधी ने ऐसा क्यों किया, जवाहरलाल नेहरू के जो है इस सोच के पीछे क्या कारण थे। राइट, अगर हम बात करें तो पॉलिटी में ऐसा क्यों किया गया, संविधान को स्थापित करने के पीछे उनकी सोच क्या थी। यू जस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके लिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो तो यकीन मानो आप पढ़ भी नहीं सकते। लेट मी प्रूव दिस, लेट मी प्रूव दिस। आप क्या करते हो और स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है। चलिए, मुझे बालू से लोहे के कुछ कण चाहिए, ठीक है, मुझे बालू से लोहे के कुछ कण चाहिए। मेरे लिए, मैं लोहा बेचकर अपनी जीविका चलाना चाहता हूं, या मेरा मकसद है। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, ये रहा बालू का ढेर, और मैं क्या काम करूं, बालू को लूं और एक तरफ से छानना शुरू कर दूं, बालू को छानना शुरू कर दूं, और पूरी बालू को जब मैं छान लूंगा तो जो लोहे के कण बन जाएंगे वही मेरा क्या होगा, आउटपुट होगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है कि मैं अपने साथ एक चुंबक ले लूं और मैं क्या करूं, मैं चलता जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग जो कबाड़ बीनते हैं वो लोहे का चुंबक धागे से बांध लेते हैं, रस्सी से, और क्या होता है, वो चुंबक को जो है बांधकर अपने साथ चलते हैं। तो चुंबक का एक गुण होता है, वो लोहे को क्या करता है, अपने आप खींच लेता है, ठीक है। लोहे को अपने आप खींच लेता है तो क्या होगा, जो लोहा इस रेत के अंदर होगा वो खींचकर किसकी तरफ आ जाएगा, चुंबक की तरफ आ जाएगा। तो दूसरी तरफ क्या होगा, अगर मैं मैग्नेट इस्तेमाल करता हूं तो लोहे के कण क्या होंगे, अपने आप आ जाएंगे। तरीका ये भी था, तरीका ये भी था, बट इसमें आपने क्या किया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया। आउटपुट तो आ सकता है, लेकिन इसमें आपका समय क्या हुआ, बहुत ज्यादा लग गया। आपके एफर्ट क्या हुए, बहुत ज्यादा लगे। आपने पूरी बालू को छाना, तब जाकर आपको लोहे के उतने ही टुकड़े मिले। और दूसरा तरीका यह था कि आपने चुंबक की मदद ली और लोहे को अपने साथ चिपका लिया। तो चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। आप इस पूरी कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरते हो, या अपने दिमाग को चुंबक में कन्वर्ट कर लो, इंफॉर्मेशन अपने आप तुम्हारी तरफ आ जाएगी। So thing is, convert your mind as a magnet, and that is known as smart methods. इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। और क्या है, so how can you convert your mind in a magnet? और उसमें पहला चरण होता है, आपको प्रश्न पूछना आना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट होता है, यह उत्तर प्राप्त करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सही प्रश्न पूछना। When you have the ability to ask right questions, सही प्रश्न पूछने की आपके अंदर क्षमता होगी, इंफॉर्मेशन अपने आप भाग कर आएगी। आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में उत्तर प्राप्त करना बहुत आसान है, गूगल है, यूट्यूब है, हर जगह है। बट सवाल आज के समय में यह है हमारे युवाओं के सामने, मुझे जानना क्या है,
इतनी एबेंडेंट जानकारी है उसके पास कि उसको यही नहीं पता कि मुझे जानना क्या है। सो व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू आस्क राइट क्वेश्चंस, सही प्रश्न पूछने की अगर तुम्हारे पास क्षमता है, यकीन मानो तुम्हारा दिमाग चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और इसके बाद आपके लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन भागकर आपके पास आएंगी। सो चॉइस तुम्हारी है, ये मेथड या ये मेथड। ठीक है, ये हार्ड वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है, चॉइस इज योर्स। सो पहला स्टडी वेल का कॉन्सेप्ट है जिज्ञासु बनो, आस्क क्वेश्चंस। ये मैंने करा के देखा अपने बच्चों से। कई मेरे पास ऐसे बच्चे आए जो इससे पहले जो है बहुत हतोत्साही थे, उनको पढ़ने के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे, आउटपुट उनके नहीं आ रहे थे, पीटी नहीं निकल रहा था। मैंने उन्हें एक टास्क दिया कि ये रही बुक, और इस बुक से जो आप पहले एक काम करिए, इसका जो इंडेक्स पढ़िए और इंडेक्स पढ़ के इस पे क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको राइट डाउन कर डालिए। घबराए, हकबकाए, बोले ये कौन सा तरीका हो, हमने किताब तो अभी पढ़ी नहीं, आप क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा करके देखो, विश्वास करके देखो, जैसे तुमने इतना समय बर्बाद कर लिया, थोड़ा सा मेरे साथ इन्वेस्ट कर लो। और जब वो लौट कर आए एक हफ्ते बाद, जब मैंने उन्हें टास्क दिया, मैंने उन्हें, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बोले सर दिमाग का दही हो गया इसके साथ, हमने कभी इस किताब को पहले भी पढ़ा, लेकिन इस किताब को इतनी गहराई से पढ़ा जा सकता है ये हमें अंदाजा भी नहीं था। और मैंने कहा मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये तुम्हारी खुद की एबिलिटी थी, बस मैंने क्या किया, तरीके को बदल दिया। आप सभी के अंदर जो है वो जबरदस्त प्रतिभा छुपी हुई है, बस सवाल है कि रास्ता आपका क्या होगा। तो सबसे अगला जो गुण है, आज से याद करिएगा, प्रश्न पूछने की आदत डालिए। प्रश्न पूछने की आदत डालिए, जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है, यकीन मानिए यूपीएससी आपके लिए कठिनतम सफर होने जा रहा है। बहुत जनरल क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन आप अपनी डेली लाइफ में नहीं पूछ पाते। एग्जांपल ले लेता हूं, दिल्ली में सीलिंग चल रही है। सीलिंग से क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई मास्टर प्लान जो है उसके हिसाब से, जो 2021 के हिसाब से ये सारा जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये मास्टर प्लान 2021 क्या है, दिल्ली की समस्या क्या है जिसके लिए सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या पार्किंग की समस्या, सड़कों की समस्या, गाड़ियों की समस्या, मकानों की समस्या, और 2021 में हम क्यों ये ऐसा हासिल करना चाहते हैं, एक राजधानी के रूप में दिल्ली का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अगर कंजेशन है, अगर जो है वो तनाव बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या हानियां हो रही हैं, दिल्ली के ऊपर कौन कौन से दबाव बने हुए हैं। तो जब पहले आप जब प्रश्न पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा। ठीक है, आप में से कई लोगों ने इस खबर को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन कई बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कभी इस तरीके से सोचा भी नहीं होगा। और जब तक इस तरीके से सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक यूपीएससी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। द फर्स्ट थिंग इज आस्क द क्वेश्चंस, आस्क द प्रॉपर क्वेश्चन, आस्क द राइट क्वेश्चंस। ये इसका सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाओगे तो यूपीएससी में आगे तुम्हारे लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तुम वेस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम किसी किताब को छाप कर लीनियरली पढ़कर यूपीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो तुम बहुत गलत करने जा रहे हो। सो फर्स्ट, अपने साथ जो है वो एक डायरी रखो, एक पेन रखो और दिमाग में प्रश्न पूछना शुरू करो। सोच के देखो दिल्ली में इतनी भीड़ क्यों है, इतना पलायन क्यों है इतनी बड़ी मात्रा में, और किसी राज्य में इतना ज्यादा दबाव क्यों नहीं बन रहा है, दिल्ली में ही क्यों है। सो उन सुविधाओं की लिस्ट बनाओ जो दिल्ली में है, माइग्रेशन के कारणों के बारे में पता करो, उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में पता करो, जवाब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था, आपको सबसे पहले प्रश्न पूछना है। ठीक है, सो आज से याद रखिएगा, प्रश्न पूछना शुरू करिए। और अनफॉर्चुनेट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे प्रश्न पूछने की काबिलियत को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। आप ज्यादा प्रश्न पूछोगे, आपके मित्र आपका मजाक उड़ाएंगे, ज्यादा प्रश्न पूछोगे टीचर डांट देगा, बहुत ज्यादा तुम तेजूलाल बन रहे हो। लेकिन आपको अपने लिए लड़ना है। ये लड़ाई आपकी व्यक्तिगत है, सामूहिक नहीं। यहां ना कोई किसी का दोस्त और ना किसी का दुश्मन। आपको अपनी लड़ाई अपने लिए लड़नी है, और अपने लिए लड़ने के दौरान क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर नहीं है तो आज से आदत में डाल लो, क्योंकि तुम यहां किताबें पढ़ने नहीं आए हो। किसी ने कहा कि सिलेबस खत्म करने आए हैं। सिलेबस और तुम्हारी जिंदगी दोनों एक साथ ही खत्म होगी, ये बात याद रखना। तुम यहां एक काम के लिए आए हो और वो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। कैसी पर्सनालिटी? एक आईएएस ऑफिसर की पर्सनालिटी, एक जो है एक ऐसे इंसान की पर्सनालिटी जो वास्तव में कुछ अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है। सो आज से अगला स्टेप क्या होगा स्टडी वेल का? आस्क द राइट क्वेश्चंस। ठीक है,
थिंक इट इन योर माइंड। अगर क्वेश्चन बिना तुम्हारी जानकारी के निकलना नहीं चाहिए, यहां से आदत डाल लो। अगर भूगोल भी पढ़ने जा रहे हो तो पहला क्वेश्चन होना चाहिए, मैं भूगोल क्यों पढ़ रहा हूं, क्या करूंगा भूगोल पढ़ के, एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, प्रोफेसर हॉकिंस के बाद मेरा नाम आएगा? नहीं, तुम किसके लिए पढ़ने जा रहे हो? एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए पढ़ने जा रहे हो। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भूगोल पढ़ने का मेरा उत्तरदायित्व क्या है, इस ज्ञान का इस्तेमाल मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कैसे करूंगा। और जिस दिन तुमने ये ढूंढ लिया हर सब्जेक्ट में, उसी दिन तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, अटैचमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। फिर तो तुम्हारे लिए किताबें या उसकी कठिनाई कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं रह जाएगा। सेकेंड हिस्से में हम आते हैं इसी स्टडी वेल में। दूसरा हमारा सेगमेंट होता है चूज द राइट बुक्स। सही किताबों का चुनाव, चूज द राइट बुक्स। यू मस्ट हैव सम अल्टरनेट बुक्स। ये एक प्रक्रिया होती है। कई बार ऐसा होता है किसी ने हमसे कह दिया कि भैया ये फलाना बुक बहुत अच्छी है, हम उसे लेकर चले आए और हमारे स्वभाव के अनुरूप वो नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो हार्डवर्क करना पड़ेगा। चूज द प्रॉपर बुक्स, राइट डाउन सम बुक्स। सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। सपोज दैट हिस्ट्री, इतिहास, so best book is NCERTs, right? Go through NCERTs, ठीक है। 11th 12th नई भी मिल जाए चलेगी, और पुरानी अगर मिल जाती है विपिन चंद्रा इन सब की तो बहुत अच्छी बात है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको पुरानी ही पढ़नी है, ठीक है। 11th और 12th में अगर आपको नहीं मिल जा रही है NCERT, यू कैन स्टार्ट विद द NCERTs। फिर इसके बाद मॉडर्न के लिए एक पार्ट हो गया विपिन चंद्रा, मॉडर्न, राइट। मेडाइवल के लिए अगर मैं बात करूं तो सतीश चंद्रा, एंशिएंट के लिए बात करूं झा एंड श्रीमाली, झा एंड श्रीमाली। और अगर मैं कल्चर की बात करूं तो आइदर गो फॉर नितिन सिंघानिया, अगर नई बुक में है नितिन सिंघानिया, आइदर गो फॉर A.L. बॉशम, द वंडर दैट वॉज इंडिया, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने के शौकीन हैं तो। A.L. बॉशम, द वंडर दैट वॉज इंडिया, अद्भुत भारत, दीज आर द बेसिक बुक्स। अगर वर्ड हिस्ट्री की बात करूं, सो वर्ड हिस्ट्री में देयर इज अ बुक जैन एंड माथुर, देयर इज अनदर बुक, छोटी छोटी बुक्स बहुत अच्छी आती हैं। सभ्यता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन करके जो है एक बुक आया करती थी अर्जुन देव की, कुछ हिस्से पर वो काम करेगी। इंग्लिश मीडियम की लोवे, मिलमैन पे एक बुक आती है लोवे की, वो बहुत अच्छी काम करेगी। इसको आप जो है पढ़कर अपनी जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज NCERT का भी जो है वो क्या करेगा, ये काफी सेगमेंट ये कवर कर देता है। चलिए, हिस्ट्री के बाद अलग जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर बुक होगी वो होगी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हैव 3 सेक्शंस। वन इज भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। सेकेंड वन इज नोन एज विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्पेशली इसमें आर्थिक और राजनीतिक और मानव, ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड द थर्ड वन इज भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। 3 सेक्शंस हैं। भौतिक भूगोल की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए GC लियोंग, वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक। बेसिक बुक्स की बात करें तो NCERT की 11th और 12th की, स्पेशली 11th की भौतिक भूगोल के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। ये सेगमेंट है। हिंदी मीडियम की बात करें तो सुरेश प्रसाद की बुक आती है, सुरेश प्रसाद, राइट। सुरेश प्रसाद की बुक को पढ़ सकते हैं। ये 4 पार्ट में आती है, 3 पार्ट आपको लेना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये तुम्हारी भूगोल के लिए काफी अच्छी रहेगी। लगभग GC लियोंग के ही पैटर्न पे ये किताब लिखी गई है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द खुल्लर और अदर बुक्स, वो तुम्हारे ऊपर है, इसको आप कैसे लेते हो। अगर हम विश्व के भूगोल के बारे में बात करें या आर्थिक और मानव की बात करें तो अगर सिंपली अगर आपको जाना है तो यहां पे भी NCERT काम करेगी काफी अच्छे से। इसमें जो काफी ज्यादा डाटा होता है वो कंटेम्प्रोरी, समसामयिक आता है। तो समसामयिक में आपको जो कुरुक्षेत्र,
और भूगोल और आप करके एक मैगजीन आती है, ज्योग्राफी एंड यू। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो आपको इसमें काफी हेल्प कर देंगे, भूगोल और आप, ज्योग्राफी एंड यू, क्योंकि इसमें बहुत कंटेम्प्रोरी चीजें आती हैं, समसामयिक चीजें आती हैं, ठीक है। और अंत में अगर शॉर्टेस्ट पढ़ना है तो बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल आता है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें स्टैटिक डाटा आपको मिल जाएगा, लेकिन डायनेमिक डाटा आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा, और वो आपको मैगजीन और कंटेम्प्रोरी न्यूज़पेपर से आपको उठाना पड़ेगा। थर्ड है भारत का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसकी शुरुआत भी एनसीईआरटी से ही करेंगे। एनसीईआरटी की जो आपकी 12th क्लास की बुक है या जो बेसिक 9th-10th की बुक है उससे भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, राइट, एनसीईआरटी के लिए। इसके बाद खुल्लर की बुक का आप सहारा ले सकते हैं, स्पेशलाइज उन्होंने इस पे लिखा है, खुल्लर भारत के भूगोल के लिए। या अगर हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम में जो है आरसी तिवारी हिंदी मीडियम के लिए, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। या अगर बहुत अच्छी स्टडी करना चाह रहे हैं तो इसमें माजिद सर की बुक आती है, माजिद हुसैन, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट जो मैंने देखा है वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक आ रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड टर्म्स आ रहे हैं। इंटरनेट पे जो है वो जानकारियां ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे वो मैप को बेस बनाकर उठाए जा रहे हैं। सो ओरिएंट, ब्लैक स्वैन या ऑक्सफोर्ड, इन दोनों में से किसी का मैप आपके साथ ज्योग्राफी के दौरान होना ही चाहिए, और मैप की स्टडी जो होगी वो बहुत बेसिक लेवल पे आपको करनी है, ठीक है। तो ओरिएंट, ब्लैक स्वैन या ऑक्सफोर्ड, इनका मैप आपके पास होना चाहिए। ये रही हमारे पास जो है प्रॉपर बुक्स। थर्ड वन है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। काफी बड़ा टर्म इसमें आ रहा है, क्योंकि अब इसमें जो है राइट इश्यूज, जनतांत्रिक मुद्दे, ये सब कुछ जो है इसके साथ आ रहे हैं। सो राज्य व्यवस्था की अगर बात करें, पॉलिटी की, तो सबसे पहले एनसीईआरटी 9, 10th, 11th, 12th, ठीक है, ये एक व्यापक दायरा पकड़ता है। सो इसके बेसिक्स आपको जो है वो समझ में आएंगे, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसके जनतांत्रिक मूल्य क्या क्या है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के बाद सुभाष कश्यप, हमारा संविधान और हमारी संसद, आवर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप पढ़ सकते हैं, राइट। जब ये बुक्स आपकी समझ में आ जाएं, देन गो फॉर द लक्ष्मीकांत। डायरेक्ट मत जाइएगा। कई स्टूडेंट इस बीच में आए, जैसे उन्होंने किसी से पूछा कि कैसे पढ़े पॉलिटी, अब वो नए बच्चे थे, उनको किसी ने बोल दिया लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा होगा, कभी सीनियर थे, लेकिन दोनों के बीच की समझ का बड़ा अंतर था। उसने क्या किया, लड़के ने जाकर सीधे लक्ष्मीकांत पे हाथ मारा, वो पॉलिटी हाथ से निकल गई, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है इस पूरी कहानी में, ठीक है। तो ये नोट्स फॉर्मेट की एक बुक है जो कवरेज अच्छा करती है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आप अपने सब्जेक्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि राज्य व्यवस्था एक काफी नीरस सब्जेक्ट है, एक लॉ का सब्जेक्ट है, और लॉ के सब्जेक्ट में कई बार क्या होती है, बड़ी नीरसता आ जाती है, बहुत ही ज्यादा उसमें जो होता है ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी ज्यादा जान नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में हम अपने सब्जेक्ट के साथ डिटैच हो जाते हैं। ये जो दोनों बुक्स हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई हैं, कहानी के रूप में लिखी गई हैं, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक राज्यसभा पे एक डिबेट आती थी, एक सीरियल आता था संविधान के नाम से, आप ये संविधान भी आप जो है देख सकते हैं, ताकि आपको रुचि पता चले कि उस समय क्या हुआ था। बहुत अच्छा एक सीरियल होता है, 10 पार्ट्स में है ये संविधान, इसको आप देखकर जो है अपना बेसिक्स बना सकते हैं। लक्ष्मीकांत के बाद जो है इसको पढ़ने के साथ साथ इसका जो पूरा हिस्सा होता है, इसमें एक और चीज पढ़नी पड़ती है, बेयर एक्ट, ठीक है, आपको बेयर एक्ट लेकर आना पड़ेगा। ये द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर। जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं वो ज्यादातर कंटेम्प्रोरी आ रहे हैं। न्यूज़पेपर आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर में आने वाले, जैसे मान लो 35A आया हुआ है, 370 आया हुआ है, सो बेयर एक्ट क्या करेगा, आपको उसके विषय में बता देगा कि इस अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, ये पावर क्या है। अब जैसे कि बोले कि आर्टिकल 52 के अंतर्गत ऐसा हुआ, तो 52 में क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का विषय है, वो क्या करेंगे, आप तुरंत उठाएंगे और बेयर एक्ट से उसको अपडेट करेंगे। सो ये जो है आपका बेसिक सेगमेंट रन करता है। इसके बाद कभी आपको फुर्सत मिले या बहुत आपकी विद्वता अच्छी हो, देन गो फॉर द डीडी बासु, ठीक है, बहुत हायर क्लास की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो अंतिम चरण के लिए। अगर शुरुआती चरण में आपने डीडी बसु पे हाथ डाला तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी तब तो आप पकड़ लोगे, अदरवाइज सब्जेक्ट से आप क्या होगा, डिविएट हो जाओगे, ठीक है। तो किताब का नाम कितना बड़ा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सब्जेक्ट करने की मेरी क्षमता कितनी अच्छी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो किताबों के ऊपर आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा, उस किताब को समझने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। राज्य व्यवस्था हो गई। आ जाते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था पे। इकोनॉमी बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। इकोनॉमी में अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो अगर पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ें, मैक्रो, गो फॉर द एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अदरवाइज और बहुत ज्यादा इसमें जो है वो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। 11th क्लास की आती मैक्रो के नाम से। इसके बाद अगला जो सेगमेंट है जिसको आपको पढ़ना है, ईश्वर ढींगरा की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ईश्वर ढींगरा और एनसीईआरटी में ये एक बुक आती है, भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और ईश्वर ढींगरा की समष्टि और विकास, दोनों की बुक्स आती हैं। गो फॉर दिस पर्टिकुलर बुक। बेसिक्स आपके हैं, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं, ये थोड़ी कंटेम्प्रोरी नॉलेज के साथ उसको ज्यादा अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने रख रहे हैं। ईश्वर ढींगरा के साथ जाइए। इसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आपको सबसे पहले जो चीजें पढ़नी है, अगर ये बेसिक्स आपका बन गया, देन गो फॉर द इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। हर साल गवर्नमेंट निकालती है, 2 वॉल्यूम में निकल रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर। क्योंकि इकोनॉमी में बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन शब्दावलियों पे आते हैं, वोकैबुलरी पे आते हैं, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल किसे कहते हैं। तो ये सारे जो वर्ड होंगे, इसके लिए आपके पास एक इकोनॉमी की डिक्शनरी होनी चाहिए। कोई भी इकोनॉमी की डिक्शनरी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ऑक्सफोर्ड पे भी आती है। तमाम इस तरह के लोग हैं, जो इकोनॉमी की डिक्शनरी होती है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि उसकी शब्दावलियां, जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम जीवीए इंप्रूव कर रहे हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जीवीए, ठीक है। अगर ये हुआ कि भाई वेंचर जो है वो एंजल इन्वेस्टर आ गया, सो व्हाट डू यू मीन बाय एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, कौन होता है एंजल इन्वेस्टर, क्रोनी कैपिटलिज्म किसे कहते हैं। तो आपको इन शब्दों के बारे में परिचय होना चाहिए, और क्या करेगा ये जो इकोनॉमी की डिक्शनरी है वो आपको हेल्प करेगी इन शब्दों के साथ परिचय करवाने में। अगला आ जाओ। तो स्टडी वेल में हमने क्या पढ़ा, स्टडी वेल में हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूरियस होना है। दूसरा, हमें सही बुक्स को सेलेक्ट करना है, ढेर नहीं लगाना है, लेकिन वो बुक्स जो मेरे बिहेवियर, मेरे बर्ताव के हिसाब से सबसे सुटेबल है, मुझे उनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब आ जाओ साइंस। साइंस के लिए 8th, 9th और बहुत अधिक हुआ तो 10th, ये एनसीईआरटी काफी है। पहला। दूसरा, द हिंदू में संडे को साइंस स्पेशल आता है, इसको अपडेट करना है। इसके पश्चात विज्ञान प्रगति हिंदी में और साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में। ये आपको अपडेट करना है, राइट। कई लोग कह सकते हैं कि आपने किताबों पे फोकस कम क्यों किया, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सामान्य विज्ञान के नहीं आ रहे हैं। आप कई बार किताबों को क्या होता है, अपने बड़े भैया, बड़े चाचा के लड़के, फूफा ने तैयारी की थी, उनके आधार पर जो उन्होंने अपने जमाने में जिस तरीके से पढ़ा था उसी हिसाब से क्या होता है। कोई बोलते हैं भैया पहले हमने ये पढ़ा था, तो तुम भी उसी हिसाब से क्या करते हो, तैयारी। खासतौर पे हिंदी बेल्ट में मैंने बहुत बीमारी देखी है, वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। वो फूफा का जमाना, चाचा का जमाना या भैया का जमाना जो है ना, वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया है। 2011 और 2013 में सिलेबस को क्या कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया। आज के समय का जो क्वेश्चन आ रहा है वो अप्लाइड साइंस पर आ रहा है, यानी कि अनुप्रयोगात्मक विज्ञान पर। विज्ञान के वो हिस्सों पर बात की जा रही है जिन हिस्सों के आधार पर क्या हुआ, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिनका अनुप्रयोग है। जैसे अब जरा देखो, जीएम क्रॉप्स, स्टेम सेल्स, जीनोम टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बायोरिमेडिएशन, यानी प्रदूषण को हटाने के लिए जो नई तकनीकी आई है, बायोरिमेडिएशन, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है लगातार। तो ये जो प्रश्न है ये क्या होगा, ये गैर परंपरागत प्रश्न है। पहले प्रश्न कैसे आते थे भाई, एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, तो संतान का क्या होगा,
इस तरह के क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल पेट क्वेश्चन हुआ था कि ये वाला ब्लड ग्रुप है तो इसमें से निम्नलिखित में से किसका ब्लड ग्रुप किसको चढ़ाया जा सकता है। बड़ा खुश रहता था आदमी। कौन कौन से प्रकाश के रंगों को मिला देने से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति होगी, ये क्वेश्चन हुआ करते थे, आप जाकर चेक कर सकते हो। बट नाउ अ डेज दे आर आस्किंग अप्लाइड पार्ट, जीनोम, स्टेम, ये सब क्या है, अप्लाइड पार्ट है। 3D प्रिंटिंग, OLED क्वेश्चन था ना, सारे क्वेश्चन आपको पीटी में मिलेंगे। सो ऑर्गेनिक एलईडी क्या है, तो ये क्या हो रहा है, जो भी ज्ञान विज्ञान में नया कुछ हो रहा है वो उठाकर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ई वेस्ट, ई सिगरेट, तो ये सारी चीज क्या है, ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो नई टेक्नोलॉजी पर ही सारा फोकस अपना कर रहे हैं। इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट रन करता है। डन, साइंस का क्वेश्चन हुआ।